मेरा नाम धीरज है और मेरी उम्र 25 वर्ष है। जन्म से ही मैं पोलियो से ग्रस्त हूँ। जीवन भर आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा हूँ। जैसे तैसे मुझे नौकरी मिली है। नौकरी मेरे घर से दूर जोधपुर में लगी है और आज मैं ट्रेन से अपनी नौकरी ज्वाइन करने अकेले ही जा रहा हूँ। स्टेशन पर पापा ने ट्रेन में मेरी सारी व्यवस्था कर दी और मुझे रवाना किया। मेरे सामने की बर्थ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की आकर बैठी। जीवन में पहली बार एक लड़की को इतना नज़दीक पाकर, जो हमसफ़र भी है, मैं हल्की सी सिहरन महसूस कर रहा था। हमारे बीच बातचीत का सिलसिला चल पड़ा, परंतु जब उसने अपना नकाब हटाया तो मेरे होश उड़ गए। एमए करने के बाद मैं कई नौकरी के लिए चक्कर लगा चुका था। प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता, लेकिन जब साक्षात्कार करने वाले मुझे प्रत्यक्ष देखते तो खूब सहानुभूति जताते और दया दिखाते, परंतु परिणाम हमेशा नकारात्मक ही मिलता। इस प्रकार से 3 वर्ष नौकरी की तलाश में निकल गए। जब कहीं नौकरी नहीं मिली तो मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स कर लिया और विकलांगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण के बल पर मेरी नियुक्ति जोधपुर शहर के जिलाधीश कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हो गई। मैंने बड़े उल्लास और उत्साह से रेलवे टिकट ले लिया। जब मैं 5 साल का था मुझे जोरों का बुखार आया। गांव में उपलब्ध सभी चिकित्सा साधनों का इस्तेमाल किया गया, पर उस बुखार के पश्चात मैं चल फिर नहीं सका। मेरा पांव बुरी तरह से पोलियो से ग्रस्त हो गया। मुझे कई माता भूत बाबाओं के पास ले जाया गया। माँ बाप ने कई मनौतियाँ भी मांगी। पैदा होने के 9 महीने बाद मैं चलने लगा था और बोलने लगा था। मैं सुंदर था। माँ बाप पास पड़ोस सभी का प्यारा था। विद्यालय में प्रवेश के लिए अभी 1 वर्ष भी नहीं गुजरा था कि यह हादसा मेरे साथ हो गया। सभी उपचार निरर्थक रहे। किसी देवी देवता ने मुझ पर रहम नहीं किया। गांव के लोगों ने इसे पिछले जन्म के पापों का फल बताया। मेरे पिता दर्जी थे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जैसे तैसे स्थानीय विद्यालयों में मुझे पढ़ने भेजा। वह मेरी पढ़ाई के महत्व को खूब समझते थे कि कहीं आगे जाकर मुझे भीख ना मांगनी पड़े। मुझे देखकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते। हर मिलने वाले से मेरी चिकित्सा के बारे में पूछते, पर धीरे धीरे मेरे अंदर हीन भावना आ गई। मैं एकांत पसंद हो गया और एकाकी जीवन जीने लगा। पर्याप्त आर्थिक कठिनाइयाँ होते हुए भी पिता ने अपनी तरफ से मुझे अच्छी तरह से पढ़ाया। मैं नौकरी की तलाश करने लगा। उनकी तीव्र आकांक्षा थी कि मैं अब उनके आर्थिक संकट में उनका हाथ बटाऊं। स्टेशन पहुंचाने पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन आए थे। ट्रेन आने पर रिजर्वेशन की सीट मुझे मिल गई थी। पापा ने बिस्तर बिछा दिया। पास ही में पानी की बोतल रख दी। एक समय का खाना टिफ़िन में रखा हुआ था। ट्रेन चलने को हुई। यह मेरी बाहर की पहली ट्रेन यात्रा थी। मैं कभी भी अकेला कहीं भी बाहर नहीं गया था। मम्मी पापा को यह बात बार बार कचोट रही थी। वे बार बार मुझे सावधानी बरतने, कूली करने और ट्रेन से नहीं उतरने के लिए कह रहे थे। बहती आंखों से उन्होंने मुझे विदा किया। मैं बिस्तर पर लेट गया। मन में भय था। एक स्टेशन पर गाड़ी के रुकने पर मेरी उम्र की एक लड़की ने प्रवेश किया। उसने अपना बैग और पानी की बोतल अपनी बर्थ पर रख दी और बैठते ही एक नज़र मुझ पर डाली। मैंने देखा लड़की सुंदर और शिक्षित थी। सादे मेकअप में और धीमी रोशनी में वह मुझे बहुत आकर्षक लगी। इच्छा हुई कि वो मुझसे बात करे, क्योंकि मैं कभी भी लड़कियों के संपर्क में नहीं आया था। स्कूल में मेरे साथ लड़कियां नहीं पढ़ती थी। कॉलेज में साथ पढ़ती थी, पर उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं, और देखा तो भी उनकी नज़र में दया और उपेक्षा थी। आज एक सुंदर लड़की को इतना नज़दीक पाकर, जो कि मेरी हमसफ़र भी है,
मैं हल्की सी सिहरन महसूस कर रहा था। उसने अपनी बर्थ पर लेटते हुए पूछा, आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, जोधपुर, सर्विस ज्वाइन करने। मुझे बात न आगे बढ़ाते देख वह सोने का असफल प्रयास करने लगी। थोड़ी देर बाद वह उठकर बैठ गई और बोली, नींद नहीं आ रही है। उसने स्वयं ही अपने विषय में बताना शुरू कर दिया कि उसके मम्मी पापा एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। बचपन चाचा के यहाँ गुजरा है। उन्होंने ही उसकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखा है। वह किसी इंग्लिश स्कूल में टीचर है और 18,000 रुपये महीना कमाती है। संगीत का शौक है और स्कूल जीवन में वह कबड्डी की अच्छी खिलाड़ी भी रही है। वह कहती ही गई, अभी शादी नहीं हुई है, 2-4 लड़कों को देखा है, किसी की शक्ल ठीक नहीं है तो किसी का व्यवहार, तो कोई बेरोजगार है। उसने मुझसे पूछा, आप किस पद पर और किस विभाग में कार्यरत हैं? मैंने उसे बताया कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी ज्वाइन करने जोधपुर जा रहा हूँ। मम्मी पापा गरीब हैं, गरीबी में ही मुझे पढ़ाया लिखाया है, अतः कोई शौक पालने का अवसर मिला नहीं। मेरे उत्तर से उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा आई। अगले स्टेशन पर उसने 2 कप चाय और नाश्ता खरीद लिया। 1 कप चाय मुझे दी और दूसरा खुद ने पिया और नाश्ते का बिल भी चुकाया। मैंने उसे रुपए देना चाहा पर उसने इनकार कर दिया। काफ़ी समय तक हम राजनीति, संगीत और फिल्मों पर चर्चा करते रहे। हमें लगने लगा कि हमारे विचार और शौक कितने एक से हैं। थोड़े समय में हमें लगने लगा कि हम एक दूसरे को काफ़ी वर्षों से जानते हैं। हमें एक दूसरे का साथ सुखद लगने लगा। उसकी गर्मियों की छुट्टियां थी तथा मेरे इस प्रस्ताव को कि वो 2-4 दिन मेरे साथ जोधपुर में रहे, उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया। जीवन में पहली बार किसी लड़की को इतना निकट पाकर मैं बहुत अधिक खुशी अनुभव करने लगा। मैं उस लड़की, नौकरी, मम्मी पापा और सुखद भविष्य के सपने में थोड़ी देर के लिए खो सा गया। अतः मैं बाथरूम जाने के लिए विवश हो गया। मैंने सीट के नीचे पड़ी अपनी बैसाखी निकाली, बाहों में दबाई और खड़ा हो गया। बाथरूम में जाकर आता हूँ कहकर आगे बढ़ गया। वह आश्चर्य से मुझे ठक ठक कर लंगड़ाते हुए जाते देखती रही जब तक कि मैंने बाथरूम के दरवाजे बंद नहीं कर लिए। मैं जब तक बाथरूम से बाहर आया वह अपना बैग लेकर तैयार खड़ी थी। बड़े शुष्क शब्दों में कहा, जयपुर आ गया है, अब यहीं उतरने का इरादा कर लिया है, जोधपुर फिर कभी। गाड़ी धीमी हो चुकी थी। हाँ, जाते जाते वह अपना नाम जरूर बता गई कि उसका नाम रोहिणी है। मैंने जब उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा तो उसने बड़ी ही चालाकी से यह कहा कि मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर दूंगी, और वह ट्रेन से उतर गई। बिना मेरी ओर देखे अच्छा बाय बाय कहकर जयपुर स्टेशन पर उतरकर भीड़ में विलीन हो गई। मेरे साथ तो नियति बचपन से ही क्रूर रही थी। पहले पोलियो, स्कूल में भी मुझे सबसे अलग देखा जाता था। दूसरे बच्चों की तरह दौड़ना मेरा एक सपना था, लेकिन मैंने नियति को स्वीकार करना सीख लिया था। खैर, आज उसका ट्रेन से उतरना मुझे कुछ पल के लिए तो पीड़ादायक लगा, फिर नियति को मैंने स्वीकार कर लिया। शायद ये मेरे जीवन का हिस्सा है। समय का चक्र चलता रहा। 2 साल बीत गए। माता पिता ने मेरे रिश्ते के बहुत प्रयास किए, लेकिन कौन एक विकलांग को अपनी बेटी देता। एक दिन ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी माँ का फोन आया। पिताजी की तबीयत खराब होने का बोला। कहा, हो सके तो 2-3 दिन छुट्टी लेकर घर आ जा। उस दिन गुरुवार था, आगे सेकंड सैटरडे और इतवार का अवकाश था, तो मैंने शुक्रवार की शाम का रिजर्वेशन करा लिया। रेलवे स्टेशन पर कूली करना, ट्रेन की बर्थ पर सामान रखवाना, इन सब का मैं अभ्यस्त था, तो कोई परेशानी नहीं हुई। ट्रेन रवाना हुई तो मैंने भी कानों में हेडफोन लगा लिए और मोबाइल पर लता किशोर के गाने सुनता रहा। कोरा कागज था ये मन मेरा गाना बजा तो सहसा मुझे 2 साल पहले की बात याद आ गई। मैं आंख मूंदकर सोने की कोशिश करने लगा।
लता किशोर के गाने, साहिर लुधियानवी के गीत कब मुझे नींद के आगोश में ले गए पता ही नहीं चला। चाय, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल, गानों की जगह ये सुर कान में आने लगे। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज कब हुई पता नहीं चला। मैंने एक कप चाय ली और चाय वाले से पूछा, भैया कौन सा स्टेशन आया है? वो बोला जयपुर। पिछले 2 साल में मैं हर त्योहार पर घर गया और रेल यात्रा की, लेकिन आज मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। सामने वाली बर्थ पर बैठे हुए सज्जन शायद जयपुर में ही उतर गए होंगे, तो सीट खाली थी। मुझे भी बाथरूम जाना था। चाय पीकर मैंने सीट के नीचे से बैसाखी निकाली और टॉयलेट की तरफ चला गया। जब वापस आया तो देखा सामने की सीट पर एक महिला सलवार सूट पहने बैठी हुई थी। उस वक्त रात के 2 बजे थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध रखा था, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। ये दुपट्टा कम, नकाब ज़्यादा लग रहा था। मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। 2 साल पुराने अनुभव के बाद शायद मैंने ये समझ लिया था कि अब महिला सहयात्रियों से बात करना फिजूल है। मैंने फ़ोन वापस चार्ज में लगाया और सोने की कोशिश करने लगा। मैंने देखा कि 2 आंखें मुझे लगातार देख रही हैं। वहाँ एकदम संवादहीनता की स्थिति थी। ट्रेन जयपुर स्टेशन को छोड़ चुकी थी। तभी टीटी का आना हुआ। 4 नंबर पर कौन आया है जयपुर से? तभी सामने बैठी महिला ने अपने पर्स से टिकट निकाला और हाथ आगे बढ़ा दिया। जब आपके सामने कोई नकाब पहनकर बैठा हो तो मानव मन में उसको देखने की उत्सुकता पनप ही जाती है। मुझे अब नींद नहीं आ रही थी, तो हिम्मत करके उससे बात करने की सोची। पूछा, आप जयपुर में नौकरी करती हो क्या? उसने जवाब दिया, हाँ। फिर खामोश हो गई। कुछ देर रुकने के बाद उसकी आवाज़ आई, आप अभी तक जोधपुर ही हो, ट्रांसफ़र नहीं हुआ क्या? मैं एकदम चौंक गया। फिर 2 साल पहले की यादें एकदम दिमाग में कौंध गई। उसकी आवाज़ को पहचानने में मुझे जरा भी देर नहीं लगी। आखिर उस दिन जीवन में पहली बार किसी महिला से मन भरकर बातें हुई थी। मैं अंदर ही अंदर नियति के इस खेल से खुश होने लगा। मैंने बोला, नहीं, अभी जोधपुर ही हूँ। उसने पूछा कि मेरी शादी हो गई क्या? मैंने अपने पैरों की तरफ देखा और नज़रें नीची रखते हुए बोला, नहीं। मैंने भी जिज्ञासावश उससे पूछा, आपकी शादी हो गई क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा उसको मुझसे बात करने में दिलचस्पी नहीं है। मैं भी खामोश हो गया। जब पिछली बार वह ट्रेन में मिली थी तो उसका स्वभाव चंचल और बातूनी था। इस बार उसकी खामोशी मुझे अजीब लग रही थी। मैं बात तो करना चाह रहा था, लेकिन पिछला अनुभव मुझे रोक रहा था। फिर भी मैंने हौसला करके उससे पूछा, आप कैसी हो? वो गहरी खामोशी में चली गई। मुझे यह बहुत अजीब लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? रुंधे गले से एक आवाज़ आई, ठीक हूँ। मुझे लगा वह किसी तकलीफ में है। मैंने उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछ लिया कि आपके हाथ पर यह सफ़ेद निशान कैसा है? कुछ पल रुकने के बाद वह बोली, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे मन में हजारों सवाल घूमने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ? और सहारा लेता हुआ उसके पास में जाकर बैठ गया। हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा और फिर सवाल दोहरा दिया, क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। ये हमारी दूसरी मुलाकात है। मैं अजनबी तो नहीं हूँ, मुझे अपना दोस्त समझो। क्या हुआ बताओ। उसकी सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। उसने अपना दुपट्टा हटाया तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने बोला, प्लीज़ दुपट्टा वापस लगा लो, मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। रोते रोते उसने वापस अपने चेहरे को ढक दिया। मैंने वापस उसका हाथ पकड़ा और धीमे से बोला। इस बार मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। क्या हुआ? वो सिसकियाँ भरते हुए बोली, एसिड अटैक। हे भगवान! मैं अवाक रह गया। आखिर क्यों?
ऐसी क्या दुश्मनी थी उसको इस हाल में देखकर जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई थी। उसको नॉर्मल करते हुए पूछा, आखिर क्या हुआ? उसने अपनी दास्तान बताना शुरू किया। माता पिता के निधन के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। चाचा चाची ने उसको बहुत प्यार से पाला पोसा और माता पिता की कमी महसूस नहीं हो इसका ध्यान रखा। वक्त के साथ जब वह शादी के लायक हुई तो चाचा उसके लिए रिश्ते देखने लगे। चाचा का ससुराल उज्जैन में था। चाचा का एक साला था, उसका नाम विशाल था। विशाल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ था। उसकी नौकरी कोटा में किसी फैक्ट्री में लग गई थी। चाची भी खुश थी कि उसका भाई कोटा रहने आ गया है। विशाल दिखने में अच्छा था। चाची ने सोचा कि मेरा रिश्ता विशाल के साथ कर दिया जाए। एक दिन जब मैं स्कूल जा रही थी तो मेरी नज़र रास्ते में शराब के ठेके पर पड़ी। वहाँ विशाल खड़ा था। मुझे बहुत अजीब लगा कि विशाल शराब पीता है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई लगाव नहीं था तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मेरी स्कूल के पास ही एक बड़े डॉक्टर का मकान था। दिन भर वहाँ मरीजों की आवाजाही रहती थी। एक दिन मैंने वहाँ एक बहुत ही स्टाइलिश युवक को देखा। सफ़ेद शर्ट, काला चश्मा, टाई, वह किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था। अपने पहनावे से वह एमआर लग रहा था। हर जवान लड़की की तरह मेरे मन में भी अपने भावी जीवन साथी की छवि थी। मुझे वो परफेक्ट लगा। उस दिन के बाद पता नहीं क्यों उस डॉक्टर के घर के बाहर मेरी नज़र उसको ताकती रहती थी। एक शाम जब स्कूल की छुट्टी हुई, आसमान में बादल उमड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कभी भी बारिश हो जाएगी। मैं स्कूल के बाहर ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक बुलेट मोटरसाइकिल आकर रुकी। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट लगाया हुआ था। उसने बोला, आज ऑटो वाले की हड़ताल हो गई है, आपको किधर जाना है मैं छोड़ देता हूँ। अनजान व्यक्ति के साथ मुझे नहीं जाना था तो मैंने मना कर दिया। युवक भी कुछ नहीं बोला और सामने डॉक्टर के घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करके हेलमेट उतारा। ये वही युवक था। मैं अपने आप को कोसने लगी। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। मेरे पास छतरी नहीं थी। मेरी निगाहें उस युवक से हट नहीं रही थी। वो भी शायद समझ गया था कि मुझे लिफ्ट चाहिए। वो वापस आया और बोला कि मैडम, मैं यहाँ डॉक्टर साहब के पास विजिट के लिए आता रहता हूँ। मेरा नाम जयेश है, मैं एमआर हूँ। आपको देखता हूँ, आप यहाँ स्कूल में पढ़ाती हो। आप टेंशन मत करो, आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। उसकी बातों से मैं मंत्रमुग्ध हो गई और मेरे मुंह से निकल गया एरोड्रम सर्किल। कुछ ही पल में बुलेट हवा से बातें करने लगी। मौसम भी बहुत रोमांटिक था। मुझे बुलेट की सवारी में आनंद आ रहा था। मन में लग रहा था ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। मेरा मकान एरोड्रम सर्किल के पास था। मैं वहाँ उतर गई, उसको धन्यवाद दिया। उसने पूछ लिया, मैडम आपका नाम नहीं पूछा। रोहिणी, मैंने जवाब दिया और नज़रें नीची करते हुए शर्मा गई। अब मैं जब भी स्कूल जाती मेरी नज़रें जयेश को ढूंढती। एक दो बार जयेश से मुलाकात हुई। घर छोड़ते हुए उसने जूस की शॉप पर बुलेट रोकी और हमने जूस पिया। धीरे धीरे हमारी फ़ोन पर बातें होने लगी। मुझे जयेश शुरू से ही पसंद था तो मैं उसके करीब होती गई। जयेश ने भी बोला कि वो जल्द ही अपने माता पिता से मुझे मिलवाने लेकर जाएगा। मुझे लगा मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। इसी दौरान विशाल का हमारे घर में आना जाना बढ़ रहा था। चाची मुझ में अपनी भाभी देखने लगी, लेकिन जयेश से मिलने के बाद विशाल मेरे मन में कहीं नहीं था। एक दिन चाचा चाची पड़ोस में शर्मा जी के वहाँ सुंदरकांड के पाठ में गए हुए थे। विशाल घर आया। मैंने दरवाज़ा खोला और उसको बैठने के लिए बोला। चाचा चाची को गए लगभग 1 घंटा बीत चुका था तो मुझे लगा वो आने ही वाले होंगे। मैंने अपना मोबाइल निकाला और चाची को फ़ोन लगा दिया, लेकिन चाची का फ़ोन तो नो रिप्लाई आया। मैं रसोई से पानी का ग्लास लेकर आई
और विशाल की तरफ गिलास बढ़ाया। विशाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे मन में विशाल के लिए कोई भावना नहीं थी, तो विशाल के उस व्यवहार से मैं असहज हो गई और मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया तथा घर के बाहर जाने का प्रयास करने लगी। लेकिन मुझे अकेला पाकर विशाल की नीयत खराब हो गई। हमारी शादी की भी चर्चा चाची ने विशाल से की थी, तो उन्हें लगा था कि मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में तो जयेश था। मुझे विशाल की बातें अच्छी नहीं लगी। मुझे असहज और अकेला देखकर विशाल मुझे बाहों में भरने का प्रयास करने लगा। मुझे ये बात नागवार गुजरी और मैंने गुस्से में आकर विशाल को एक चाटा मार दिया। मैं यहीं पर नहीं रुकी और विशाल को साफ बोल दिया कि मेरे जीवन में जयेश नाम का एक लड़का है और मैं उसी से शादी करूंगी। मेरी यह बात सुनकर तमतमाया हुआ विशाल घर से चला गया। मैंने अपना मुंह धोया और शाम का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर में चाचा चाची आ गए। मैंने उनको बोला कि विशाल आया था और 5 मिनट रुककर वापस चला गया। किसी बात का बखेड़ा खड़ा नहीं हो, इसीलिए मैंने अपने चाचा चाची को कोई बात नहीं बताई। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो छुट्टी होने के बाद मुझे जयेश मिला। वह बहुत खुश था। वह बोला कि उसने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है और अगले रविवार को वो मुझे अपने घर लेकर जाएगा। विशाल की हरकत मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो मेरा मूड ऑफ था। जयेश ने पूछा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? लेकिन मेरे चेहरे से तो हंसी गायब हो चुकी थी। मैं एकांत में बैठकर रोना चाहती थी। मैंने जयेश से बात नहीं की और ऑटो पकड़कर घर आ गई। जयेश को मेरा बर्ताव अजीब लगा। उसने सोचा शायद मैं खुश नहीं हूँ। घर आने के बाद जयेश ने 4-5 कॉल भी किए, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया और जल्दी सो गई। अगली सुबह मैं रोज की तरह तैयार होकर घर से स्कूल के लिए निकली। मेरे घर से थोड़ी दूर पर ही एरोड्रम सर्किल था। वहाँ से मुझे स्कूल के लिए ऑटो आराम से मिल जाते थे। मैं ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन शायद वहाँ एक बहुत बड़ी विपदा पहले से मेरी ताक में थी। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले एक मोटरसाइकिल मेरे पास आकर रुकी। मैंने देखा कि वह विशाल था। उसके हाथ में एक बोतल थी। उसने आनन फानन में उस बोतल में भरा तेजाब मेरे मुंह पर फेंक दिया। दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। मैं कब बेहोश हुई मुझे पता ही नहीं चला। जब होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरे चेहरे, गले और हाथ पर बंधी पट्टी का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा था। दर्द असहनीय था। डॉक्टर मुझे नींद का इंजेक्शन लगाते रहे। लगभग 25 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। तेजाब की वजह से मेरा चेहरा 60% जल चुका था। आईने के सामने देखने की तो हिम्मत ही नहीं रही थी। चाचा चाची भी मुझे देखकर रोते रहते। कुछ दिन बीतने के बाद जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो जयेश के सैकड़ों कॉल और मैसेज थे। उसे लगा मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए जवाब नहीं दे रही हूँ। लेकिन ऐसा बिगड़ा हुआ चेहरा लेकर मैं जयेश का सामना कैसे करती? वक्त ने मेरे और जयेश के बीच दूरी बना दी। शायद उसने भी अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लिया था। इसी दरमियान विशाल की मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई और उसका अंत हो गया। यही नियति का खेल है। भगवान की घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन वो मेरे जीवन में कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा दे गया। रोहिणी की बात सुनकर मैं सहम गया। मैंने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। खुद पोलियो ग्रसित होते हुए भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर वो शक्ति आ गई है कि मैं दुनिया के सारे रीति रिवाज और बंधनों को तोड़ दूं और रोहिणी को अपनी बाहों में भरकर बोल दूं कि मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। ट्रेन हवा से बातें कर रही थी। मैं उसका हाथ पकड़कर बैठा था। चारों तरफ एक खामोशी थी। रोहिणी ने भी
मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, शायद उसे भी एक बैसाखी की ज़रूरत थी। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।